जय हिंद दोस्तों, अनन्या एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी, आईएसपीसीएस से संबंधित ज्योग्राफी की क्लासें आपकी यहाँ प्रारंभ हो चुकी हैं और अभी तक हम लोगों ने सीखा कि पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित उसके मूलभूत संकल्पनाओं को हम लोग वर्णन कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग अक्षांश रेखा टॉपिक शुरुआत किए थे और उससे ये निष्कर्ष निकला था कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पता चला कि पृथ्वी गोल ना होकर के बल्कि क्या है, वो ज्वाइड की आकृति की भांति है। और फिर उसके बाद यह भी सीखने का प्रयास किया गया कि अक्षांश रेखा क्या होती हैं और ग्लोब पर ये किस प्रकार खींची गई हैं और प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं और उनकी मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी थी। आगे इसी लेक्चर को आगे हम प्रारंभ करते हुए इन्हीं अक्षांश रेखाओं का अपने जीवन में व्यवहारिक पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि दिन की अवधि भारत में कभी बराबर होती है और कभी दिन की अवधि घटने लगती है और कभी दिन की अवधि बढ़ने लगती है। और बड़ा ताज्जुब होता है कि बताइए, पृथ्वी बिल्कुल इस तरह से ऐसे है, सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल सर्वत्र इस प्रकार ऐसे पड़ रहा है, तो ये कंडीशन कैसे हो जा रही है। बड़ा अद्भुत नज़रिया देखने को मिलता है और समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा होता है। तो आज हम लोग इन्हीं पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, दिन रात कैसे छोटे बड़े होते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। एक इसमें जो आएगा आपका इक्विनॉक्स और दूसरा पार्ट है इसमें सोलेस्टिक। इक्विनॉक्स को मित्रों हिंदी में विषु कहा जाता है और टीजीटी में अक्सर ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि विषु क्या होता है। तो हिंदी से देखिए इसकी परिभाषा क्या निकलती है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमकती है उसी को विषु कहते हैं। और इंग्लिश से अगर हम लोग इसको डिफाइन करें कि ये इक्विनॉक्स से ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इक्वु और दूसरा होता है नॉक्स। इक्वु का मतलब यहाँ पे इक्वल से लिया गया है और नॉक्स का मतलब यहाँ पे डे नाइट। यानी अब यहाँ से देखिए इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी यहाँ पे कि ऐसी कंडीशन जब दिन और रात संपूर्ण विश्व में बराबर होते हैं उसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये सिचुएशन साल में 2 बार आती है, एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। जब 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं इसी को जो नाम दिया जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग बसंत विषु। क्योंकि इस समय जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं 21 मार्च के बाद
सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होना शुरू हो जाती है और इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध का बसंत भी कहा जाता है। और दूसरी कंडीशन है जब 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें इक्वेटर पर चमकती है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स या हिंदी में कहेंगे इसे हम लोग शरद विषु। शरद विषु। अब चूंकि 23 सितंबर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश होना शुरू हो जाती है और इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध का बसंत भी कहते हैं इसी को। और विषु का परिणाम क्या होता है, अगर इसका रिजल्ट की बात करें हम लोग कि इसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगी कि संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होता। और कई बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, आरओ का एग्जाम हो, एआरओ का एग्जाम हो, या पीसीएस से रिलेटेड या आईएएस से रिलेटेड या पीजीटी से रिलेटेड टीजीटी। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि भारत में किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो या तो ऑप्शन आपको 21 मार्च मिलेगा या तो ऑप्शन आपको 23 सितंबर मिलेगा, या इस तरह से दोनों दिया रहे तो ए और बी दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। और कभी कभी ये भारत ना पूछ करके कोई भी देश दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाए कि पाकिस्तान, मैक्सिको, चीन, इन देशों में किस तिथि को दिन और रात बराबर होगा, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा वहां पे आपका, है ना? तो ये या तो 21 मार्च ऑप्शन होगा और या तो 23 सितंबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ये ग्लोब है, ये ग्लोब के किसी भी कोने पर जाए, कहीं पर भी जाए, वहां पर क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगा। अब क्यों हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि जो प्रकाश वृत्त होता है, प्रकाश वृत्त को बताया था ना, इसको समझेंगे थोड़ा इसको हम लोग अच्छी तरह से, कि जो प्रकाश वृत्त होता है इस तिथि को क्या होता है कि सभी अक्षांशों को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हुए जाता है, और जिसका परिणाम क्या होगा वहां पे कि दिन और रात की कंडीशन क्या हो जाती है, बराबर होती है। और देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि और क्या हो सकता है कि भारत में जो मौसम कैसा होगा, बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाएगा, है ना। भारत की अगर बात करें हम लोग कि इस समय कैसी कंडीशन होगी, तो इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट या अनुकूलतम जलवायु, है ना। और जब अनुकूलतम जलवायु पाई जाएगी, अब इसका परिणाम क्या होगा, और कि इस समय जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए जो उनके विकास की आवश्यकता है कि जितना उनको टेम्परेचर चाहिए वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होते हैं, अधिक से अधिक प्रफुल्लित होने लगते हैं, या ये कह सकते हैं जैव विविधता जो हमारा है ना, वो क्या है कि बिल्कुल बढ़िया से सब जगह पे ये स्थापित रहता है। और देखते भी हम लोग बसंत, और उसी पे कुछ कभी लोग कहते भी हैं, मनवा करे विभोर तो समझो बसंत है। तो बसंत चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, और ये सब चीज़ें क्या होता है, आपका इक्विनॉक्स वाली ये कंडीशन होती है। अब जो अपना जो मूल टॉपिक है कि दिन रात छोटा और बड़ा की बात करें हम,
अब ये कंडीशन कहाँ पर होगी, ये सोलिस्टिक में होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका सोलिस्टिक वाला ये पार्ट। सोलिस्टिक को इंग्लिश में सोलिस्टिक आ गया, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम लोग अयनात कहते हैं, अयनात। और इस वर्ड को यदि डिफाइन किया जाए तो ये सोलर प्लस स्टिक से लिया गया है, और सोलर का मतलब यहां पर क्या है, सन से, और स्टिक का मतलब है स्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से हटकर कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थापित हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, सोलिस्टिक कहते हैं। और सोलिस्टिक की कंडीशन क्या होती है, दो बार आती है साल में। एक है 21 जून वाली कंडीशन होगी, और दूसरा क्या होगा हमारा 22 दिसंबर। तो इस प्रकार सोलिस्टिक को क्या करेंगे हम लोग, टू पार्ट में यहाँ पर ये सेपरेट कर देंगे इसे हम लोग। अयनात, इसी अयनात को क्या किया जाएगा हम लोग, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट है समर सोलिस्टिक, और इसका जो सेकंड पार्ट है विंटर सोलिस्टिक, या हिंदी में इसी को कहा जाएगा ग्रीष्म अयनात, और इसे कहते हैं हम लोग शीत अयनात कहते हैं। ये कंडीशन 21 जून 21 जून को होती है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पे चमक रही है, कर्क रेखा पर चमक रही हैं। अब इसका देखिए परिणाम क्या होगा कि अलग अलग जो अक्षांशीय रेखाएं होंगी वहां पर अलग अलग इसका परिणाम होगा। जैसे अगर देखा जाए कि बात करें हम लोग कर्क रेखा की, कर्क रेखा पर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा कि 21 जून अर्थात ग्रीष्म अयनात को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट वाली कंडीशन होगी। यानी कर्क रेखा पर जितने भी देश स्थित होंगे वहां पे दिन की अवधि सबसे लंबी होगी और रात की अवधि सबसे छोटी होगी। इसके बाद मकर रेखा की बात करें हम लोग तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहां पर लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे वाली कंडीशन होगी। और इसके बाद यदि भूमध्य रेखा की बात करें हम लोग, भूमध्य रेखा पर यहां पर क्या होगा, इक्वल डे नाइट, इक्वल डे नाइट, दिन और रात क्या होगा यहां पे बराबर वाली कंडीशन होगी। और नेक्स्ट देखा जाए
आर्कटिक वृत्त पर, आर्कटिक वृत्त पर यहां पर क्या हो रहा है, 24 आवर्स यानी इस रेखा पर क्या होगा, उस दिन सूर्यास्त होगा ही नहीं। यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर क्या होगा, 24 घंटे वहां पर पड़ेगी और वहां पर 24 घंटे पूरा का पूरा दिन होगा। लास्ट में देखा जाए अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक के यहां पे क्या हो रहा है, 24 आवर्स नाइट वाली कंडीशन हो रही है। तो ये जो पांचों कंडीशन हो रही है अलग अलग रेखाओं पर, अलग अलग चीजें, अब इसका हम लोग कारण देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, या इसी को रियलाइज करते हुए देखेंगे हम लोग कि ऐसा होने का मूलभूत कारण क्या है। अब एक चीज अक्सर कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या है, वो झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे लंबवत ना होकर के, बल्कि क्या है, उसका जो एक्सियल है वो इस तरह से ऐसे एंगल बनाती है। जैसे अगर देखा जाए कि ये कोई लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है, इसको ऐसे ये परपेंडिकुलर इसको ये कट कर रही है, और इसी लाइन को कह दिया जाए कि एक्स और वाई को कि 23.5 डिग्री इसको झुका दीजिए। तो यहां से यदि हम लोग एक एंगल बनाएं 23.5 का, और इस प्रकार जो एक्स डैश और वाई डैश ये मिल गया, यही क्या हो गया, ये 23.5 डिग्री झुक गई है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी क्या है, बिल्कुल लंबवत ना होकर के एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। और दूसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वो अपने बेस लाइन से कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए टोटल कोण कितना था, 90 डिग्री, और 90 में से 23.5 डिग्री यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना हमारा आएगा, यही तो आएगा 67.5 डिग्री। और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। छोटे छोटे एग्जामों जैसे एसएससी है, वहाँ पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। रेलवे में क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। टीजीटी में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है, पीजीटी में आए हुए हैं ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाए कि हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, तब उत्तर क्या होगा, वहां पे 23.5 डिग्री आपका होगा। और इसी को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए कि आधार बिंदु से वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, या अक्ष के सहारे वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तब उत्तर क्या हो जाएगा वहां पे 67.5 डिग्री। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्लोब पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए जो हमारा जो काल्पनिक एक्सिस था ये हो गया, और जो भौगोलिक अक्ष है वो क्या है, 23.5 डिग्री हमारा वो झुका हुआ है।
यानी ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और यहां पर हो जाएगा ये साउथ पोल। अब इसी को दूसरे रूप में देखें कि मान लिया जाए कि हमारा बॉडी है और बॉडी को हेड को ले लिया जाए नॉर्थ पोल और फुट को ले लिया जाए साउथ पोल, और हाथ को अगर स्प्रेड कर ले हम लोग और इसको मान लिया जाए भूमध्य रेखा, और अपनी बॉडी को कह दिया जाए कि अपनी बॉडी को क्या करिए अब 23.5 डिग्री पर ये झुकाइए, जैसे अब ये है अब ऐसे नहीं इसको हम झुकाने का प्रयास करें। तो देखिए परिणाम क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी हमारी झुक रही है उसका परिणाम क्या हो रहा है, जो भूमध्य रेखा है वो भी क्या हो रहा है, एक तरफ ऊपर की ओर उठ रही है तो एक तरफ क्या है नीचे की ओर जा रही है। तो ये कंडीशन क्या होगा, हमारे पृथ्वी के साथ भी यही कंडीशन होगा कि जो भूमध्य रेखा है वो बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से ना होकर के बल्कि क्या है वो भी यानी इस तरह से ये झुक गई होगी श्योर। अगर ये एक्सिस पे नहीं होती तो क्या झुकी होती, तो क्या है बिल्कुल ये ऐसे जाती है। तो इस प्रकार देखिए भूमध्य रेखा ये झुक गई है। फिर अक्षांश रेखा की विशेषताओं में हम लोग देखे थे कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब की सब क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, या एक कह सकते हैं जो कर्क रेखा होगी हमारी वो भी क्या होगा, भूमध्य रेखा के समानांतर होगी, एक समान दूरी पर होगी। तो कर्क रेखा भी क्या होगा, इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार ये झुकेगा। और इसी प्रकार दोस्तों मकर रेखा भी झुक जाएंगे। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन हो गया आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सभी अक्षांश रेखाएं क्या हो रही हैं, 23.5 डिग्री पर वो भी झुक जा रही हैं। अगर हमारी पृथ्वी नहीं झुकी होती अपने अक्ष पर तो ये कंडीशन इस तरह से ना होकर के बल्कि क्या होता, इस तरह से होता। और जब इस प्रकार होता तो परिणाम क्या होता, ये सारी कंडीशन नहीं होती। यानी हम लोगों को ये सब इतना जो माथा पच्ची करना पड़ा है तो ये सब ऐसा होता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन ही समाज का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो हमारा समाज भी ये स्थापित नहीं हो पाता। और इसीलिए कहा जाता है हर चीज़ के लिए क्या है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ साथ देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य का जीवन आगे ग्रोथ करता रहता है वैसे वैसे उसके सोच, उसके क्रियाकलाप, हर चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन आना हो जाता है। तो परिवर्तन होना भी देखिए क्या है, एक नेचुरल ये गुण है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम हमेशा सुखमय जीवन ही यापन करें तो इसकी सोच क्या है, वो इम्पॉसिबल है, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो जिंदगी में देखिए हम लोगों को जो इच्छाएं रहती है अक्सर सब कुछ अच्छा सा अच्छा, हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, है ना। तो ये इम्पॉसिबल है। ये अच्छे का महत्व तभी होता है जब हमारे साथ क्या होगा, गलत भी होगा। तो ये है कि हमेशा चैतन्यशील रहना चाहिए। ये सब देखिए दार्शनिक विचारे हैं, दर्शन जो कि ये सब भूगोल वेताओं ने क्या है अपने सोच समझ से प्रकृति पर ये लागू किया, प्रकृति के द्वारा उसी पे क्या कर दिया, मानव जीवन से इसको लिंक कर दिया गया है।
अब देखिए जो सूर्य है उसके सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सूर्य के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, पृथ्वी के सिचुएशन में परिवर्तन होता है। जो सूर्य की किरणें हैं वो अपनी जगह पर जैसे यानी पहले प्रकाश में थे उस तरह से हमेशा ऐसे प्रकाश में रहती है, लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुक जाती है तो देखिए फिगर से माध्यम से क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि सबसे न्यूनतम दूरी 21 जून को किस रेखा पर हो रही है। देखिए फिगर से अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है। तो क्या उत्तर होगा, कर्क रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी होगी और कर्क रेखा से जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे दूरी यानी क्या हो जाएगी, वहां पे बढ़ती चली जाती है। और जब परिणाम क्या होगा इसका, जहां पर न्यूनतम दूरी होगी सूर्य की किरणें वहां पर क्या होता है, तेजी से तीक्ष्ण पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क रेखा पर क्या होगा, प्रचंड गर्मी होगी। और जैसे जैसे हम लोग कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं वहां पर दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ेगी। और मकर रेखा पर देखिए क्या होगा, वहां पे प्रचंड ठंडी पड़ेगी, वहीं पे कर्क रेखा पर क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, एक चीज और आपके सामने आ गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी के परिणाम स्वरूप सभी अक्षांश रेखाओं पर एक जैसा समय, एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, एक जैसा मौसम वहां पर नहीं पाया जाता है। तो एक चीज तो यहां तो क्लियर हो गई कि जून के महीने में ही हम लोग जहां कर्क रेखा पर खरीफ की फसलें उगा रहे हैं, वहीं जून के महीने में ही मकर रेखा पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रबी की फसलें उगा रहे हैं। इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो कर्क रेखा पर देखिए क्या हो रहा है, वहां पे कॉटन टेक्सटाइल काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और यहां पर वूलन इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद कल्चर ज्योग्राफी से अगर लिंक करें हम लोग तो यहां का देखिए खान पान, यहां के लोग क्या करेंगे, कोल्ड चीजें, ठंडी चीजें यानी ज्यादा लाइक करेंगे। यानी इस एरिया में क्या होगा, फ्रिज की डिमांड बढ़ जाएगी, यहां पे कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, फ्रिज की डिमांड घट जाएगी। और यहाँ पे हॉट से रिलेटेड सूप वूप है, ये सब चीज़ें यानी वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पे बढ़ जाती है। रहन सहन की बात करें हम लोग यहाँ के लोग क्या होंगे, मैक्सिमम टाइम घरों में यानी रहेंगे, रजाई इन सब चीज़ों यानी गर्म चीज़ें है ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, वहाँ पे फैन हो गया, एसी है, कूलर है, इन सब की डिमांड यानी बढ़ जाएगी सब चीज़ें। तो कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मनुष्य के रहन सहन, उसके भाषा बोली, उसके खान पान, उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हर चीज़ में क्या हो रही है, परिवर्तन आ रही है। यहां तक कि सोने और जागने के रूटीन में भी क्या होता है, चेंजेस आता है। तो ये सब चीजें यानी एक एप्लाइड ज्योग्राफी इसी को कहा गया है कि इन सब चीजों को, ये जो बेसिक चीजें हैं, कि जब तक इसको अपने जीवन से हम लोग लिंक ना करें तब तक क्या होगा, ज्योग्राफी का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य की ओर हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि सैद्धांतिक पहलुओं को आजकल हम लोग मानव के डेली लाइफ के रूटीन एक्टिविटी से कोरिलेट करके वहां पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां पर
सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेंगी तो इसके फ्रंट वाले पोर्शन पर क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर परिणाम क्या होगा, दिन होगा, और बैक वाले पोर्शन पर क्या होगा, यहाँ पे नाइट होगी। या इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं हम लोग, इसको यदि ड्रा करें, ये वाली ये कंडीशन है। अब इस फिगर से देखिए हल्का सा क्या है, प्रकाश वृत्त को अगर देखा जाए, लाइट सर्किल को, तो यहां से देखिए कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि जो समर सोलेस्टिक वाली कंडीशन होती है, यहां पे लाइट सर्किल होती है, वो आर्कटिक के वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त से होकर के जाती है। और इसी को थोड़ा सा और यदि हम लोग एक अपने ग्लोब से लिंक करें, हम लोग चार्जर कहाँ पर, चार्जर नीचा पड़ जाएंगे, नहीं दिखाई देगा। ये जैसे देखा जाए कि जो प्रकाश वृत्त की जो लाइनें हैं, जैसे अगर यहां पे हम लोग इसके लंबवत की बात करें, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में मेन रूप से देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें ये कि सूर्य की लंबवत किरणें ऐसे ये पड़ रही है, तो जो ये डोरी आपको तार जो वायर लगाया गया है, ये जो वायर इस तरह से लगाया गया है, ये देखिए क्या है, प्रकाश वृत्त को शो कर रही है जो कि आर्कटिक सर्किल से होकर के गुजर रही है। तो आर्कटिक के सर्किल से गुजरने के कारण, आर्कटिक सर्किल से गुजरने के कारण देखिए क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम पार्ट है इसका ये उजाले में पड़ जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, प्रकाश वृत्त यानी अधिक क्षेत्र पर पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा, वहां पे कम पड़ता है। सेट करिए इसको, चेयर लगा के सेट करिए। नहीं, इसको ऊपर ग्लोब को रखेंगे भैया। तो यहां से देखिए जो लाइट सर्किल है, यहां से होके पास कर रहा है, और यहाँ पे जो लाइट सर्किल है कर्क रेखा का जो आधा पार्ट है उससे भी बढ़ जा रहा है, और यही लाइट सर्किल है भूमध्य रेखा के सेंटर से गुजर रहा, और यहाँ पे मकर रेखा के इस पार्ट से और यहाँ से इस पार्ट से गुजर रहा है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर है जो कितने समय में लगा लेती है, तीन 360 डिग्री घूमती है बराबर 24 घंटे में, या इसी को कह सकते हैं 24 गुणे 60 मिनट भी कह सकते हैं।
अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 24 × 60 डिवाइड बाय 360। और कितना निकालना है? 23.5 डिग्री का निकालना है। तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। 23 से ही 1/2 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 24 × 360 डिवाइड बाय 24 × 60 डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 47/2। अब इसी को सॉल्व कर लें इक्वेशन को हम लोग। तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 6 1 जा 6, 4 4 1 जा 2 जा, और ये आ जाएगा 94 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पूरा यानी एक चक्कर लगा रही है तो 24 घंटे में तो इतना प्रकाश वृत्त है, इसको घूमने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। और 23.5 डिग्री ये है, इसको घूमने में कितना समय लग रहा है? 94 मिनट। या इसी 94 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 घंटे 24 मिनट। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इतना प्रकाश वृत्त है, इसको मूवमेंट करने में कितना समय लगेगा? 13 घंटे 24 मिनट। और इसका जो बैक वाला अंधेरा पोर्शन है, इसको घूमने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में से क्या करेंगे? 13 घंटे 24 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग ये आपका 10 घंटे 36 मिनट आ जाएगा। यानी कर्क रेखा पर जो दिन की अवधि होगी वो 13 घंटे 24 मिनट की होगी और रात की अवधि कितनी होगी? 10 घंटे 36 मिनट की होगी। अगर देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अक्षांशीय रेखा पर कितने घंटे का दिन हो रहा है, कितने घंटे की रात हो रही है, वो निकाल सकते हैं। तो भूमध्य रेखा पर यदि देखा जाए कि भूमध्य रेखा पर क्या है, प्रकाश वृत्त सेंटर बिंदु से होके जा रही है और इसका जो इतना पोर्शन है ये घूमने में 12 घंटे का समय लगा, और इधर बैक वाला अंधेरा वाला पोर्शन है, इसको घूमने में 12 घंटे का समय लगा, और दिन रात क्या हो गया? बराबर हो गया। यही यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा है कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा? दिन और रात बराबर होंगे। वहीं पर कर्क रेखा पर दिन की अवधि सबसे लंबी अर्थात 13 घंटे 24 मिनट की होगी और रात की अवधि सबसे छोटी होगी अर्थात 10 घंटे 36 मिनट की होगी। फिर इसके बाद मकर रेखा की बात करें तो प्रकाश वृत्त है वो यहाँ से पास कर रहा है, और जिस कारण क्या होगा? दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अर्थात 10 घंटे 36 मिनट की हो जाएगी, और रात की अवधि क्या हो जाएगी? वहां पर लंबी हो जाएगी, 13 घंटे 24 मिनट की हो जाएगी। और यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा गया है कि मकर रेखा पर 21 जून को क्या होगा? लॉन्गेस्ट नाइट होगा एंड शॉर्टेस्ट डे होगा। आर्कटिक वृत्त की बात करें हम लोग तो प्रकाश वृत्त देखिए यहाँ से पास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये पूरा का पूरा आर्कटिक वृत्त है, ये प्रकाश वृत्त के अंतर्गत आता है, जिसके कारण क्या होगा? वहां पर पूरा 24 घंटे क्या होगा? दिन ही दिन यानी रहेगा। अर्थात आर्कटिक रेखा पर जितने भी देश होंगे 21 जून को वहां पर क्या होगा? सूर्यास्त होगा ही नहीं। जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो गया, यूएसए का अलास्का क्षेत्र, उत्तरी कनाडा क्षेत्र और ग्रीनलैंड, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा मित्रों कि वहां पर उस दिन सूर्यास्त होगा ही नहीं। और जब सूर्यास्त नहीं होगा तो रात्रि को यानी 12 बजे वहां पर क्या होगा? मध्य रात्रि को भी यानी सूर्य चमकेगा। बड़ा अजीब हो गया, ये क्या हो गया कि सर अभी तक तो हम लोग नॉर्वे को ही जानते थे कि नॉर्वे में ही मध्य रात्रि को यानी सूर्य चमकता है, आप इतने सब देशों को गिना दिए, ऐसा क्यों कह दिया आपने? तो उसके पीछे रीजन क्या है वहां पे कि उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक वृत्त पर जितने भी देश आते हैं
उन सब देशों में जो सबसे डेवलप है वो नॉर्वे था पहले से ही। आज अगर वर्तमान की बात करें, 7-8 सालों का अगर वहाँ की HDI को ले लिया जाए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय विकास सूचकांक को ले लिया जाए, तो वो क्या अपना नंबर 1 पर पोजीशन बनाए हुआ है। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में पर कैपिटा इनकम के रूप में या जीवन प्रत्याशा के रूप में वहाँ पर क्या है कि अपना एक पोजीशन ये बनाया हुआ है। और बहुत पहले भी नॉर्वे क्या था, अपना पोजीशन ये अच्छा यानी बना हुआ था, उसका हर चीज़ में वो अग्रणीय था। तो जब अग्रणीय था तो उसने जो यानी वहाँ के लोगों ने लिख दिया और वहाँ पर क्या होगा, एक मान्यता मिल गई उस तरह से कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि यह क्या सत्य है कि नॉर्वे में होता है, तो नॉर्वे में नहीं बल्कि क्या है, नॉर्वे के अलावा और भी देश हैं, स्वीडन में है, फिनलैंड है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, USA का अलास्का क्षेत्र, उत्तरी कनाडा क्षेत्र, ग्रीनलैंड, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा कि 21 जून को मध्यरात्रि को यानी सूर्य चमकेगा। अंटार्कटिक वृत्त की बात करें हम लोग तो देखिए जो प्रकाश वृत्त है क्या है, अंटार्कटिक वृत्त से सर्किल से हट करके इस तरफ है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पर ये अंधेरा होगा और ये क्या होगा, पूरा 24 घंटे वहाँ पर रात्रि ही रहेगी। मतलब इस रेखा पर 21 जून को सूर्योदय होगा ही नहीं। तो ये सब देखिए कंडीशन क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आजकल देखिए यूपीएससी पूछा जा रहा है या नेट JRF में पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो क्या होता। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो क्या होता। तो परिणाम यही है, जो उस पर कंडीशन हो रहा है ये सारी कंडीशन नहीं होता सब चीज़ें कि यदि पृथ्वी नहीं झुकी होती तो परिणाम क्या होता कि दिन और रात क्या होता, संपूर्ण पृथ्वी पर यानी बराबर होता। और जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता और परिणाम क्या होता कि वहाँ पर जो मनुष्य के डेली एक्टिविटी क्रियाएं हैं वहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक जैसे पहनावा होता, एक जैसा वहाँ पर उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते, एक जैसे वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। जिस देश में यदि गेहूं का उत्पादन हो रहा वहाँ पे गेहूं ही बोया जाता। हालांकि गेहूं की अगर कल्पना करें क्या गेहूं हो सकता था, अगर इसी को देखिए और है कि एग्रीकल्चर से। तो मित्रों इस प्रकार ये देखा गया कि ग्रीष्म अयनात का मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, और यदि अपने राजनीतिक जीवन से हम लोग जोड़ लें, जिसी के आधार पर यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी इमर्ज होकर के आती है, और वहां पे गवर्नमेंट की अगर नीतियों से देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए इसी से लिंक करता है। जैसे क्या कारण है कि भारत में लॉकडाउन 21 मार्च को लगाया गया। क्वेश्चन देखिए सब हमारे सामने निकल करके आएंगे। और फिर सितंबर की बात किया जाए तो 21 सितंबर के आसपास ही लॉकडाउन क्या है पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से यानी समाप्त करने की बात की जा रही है। तो कोरोना जो वायरस होता है इसका जो प्रभाव होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो कम होता है, टेम्परेचर कम होता है वहां पर क्या होगा, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और कर्क रेखा पर देखा जाए तो वहां पर क्या होगा कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क रेखा अर्थात भारत के आसपास क्षेत्रों में टेम्परेचर हाई रहता है। और लॉकडाउन करके हम लोग क्या कहें उसके प्रभाव को नगण्य करने का प्रयास कर रहे थे ताकि उसके चपेट में अधिक से अधिक लोग ना आए, उसे संक्रमित ना हो। सितंबर की बात अगर हम लोग देखें कि इसके प्रभाव को अगर हम लोग सोचें कि कम कर सकते हैं
तो वहाँ पे अब इसके बाद यानी कोई भी नीतियाँ बना ले वहाँ पर कम होने का वो कोई चांस नहीं। कारण क्या है, 23 सितंबर के बाद ही सूर्य की किरणें कहाँ पर चली जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएगी, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगेगा, उत्तरी गोलार्ध अर्थात कर्क रेखा के आसपास भारत में टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। और वहाँ पर चाह करके भी इसके प्रभाव को हम लोग यानी रोक नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से यानी कोशिश किया गया था कि इन 6 महीनों का अगर हम लोग लॉकडाउन का प्रोसेस में चलेंगे, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो इसके संक्रमित होने के लोगों के एक दूसरे के यानी वहाँ पे जो चेन सिस्टम वो कम होगा, और इससे क्या होगा, हम लोग सेफ जोन में यानी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए इन सब का ये के अप्लाइड के रूप में है, और जो कि करंट से रिलेटेड है, ये सब क्वेश्चंस यानी मे बी यानी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है मे बी यूपीएससी या पीसीएस में या इंटरव्यू से रिलेटेड वहाँ पर है ये क्वेश्चंस आपसे यानी ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए है आपके बेसिक चीज़ें हैं कि अगर ये बेसिक चीज़ें हम लोग जान लें तो ये सारी चीज़ें हम लोग यानी आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। मनुष्य की हर यानी चाहे उसका सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिकल लाइफ हो, चाहे उसका कल्चरल लाइफ हो, और या ये कह सकते हैं उसका पॉलिटिकल लाइफ हो, हर चीज़ का जवाब अपने आप यानी वहाँ पे एक कारणात्मक उत्तर ये मिलना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट है ये विंटर सोलिस्टिक की हम लोग करें हम लोग। तो विंटर सोलिस्टिक में देखिए क्या है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और पृथ्वी क्या है मूवमेंट इसका चक्कर लगाते हुए यानी 6 महीने बाद क्या होगा, इस स्थान पर आ जाएगा। और जब इस स्थान पर आ जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि जैसे यहाँ पर की अगर बात करें हम लोग भारत की सिचुएशन ये ले लिया जाए, ऐसे ये है कि पृथ्वी है हमारी यानी इस तरह से ऐसे है, और यही घूमते हुए क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल यानी इस तरफ आ जाएगी 6 महीने बाद। और जब इस तरह से आ जाएगी तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर चमकेगी, मकर रेखा पर चमकेगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो सर्किल लाइट सर्किल है वो अंटार्कटिक ब्रिज से होकर के जाएगी इस तरह से, और अंटार्कटिक ब्रिज से जब होकर के जाएगी तो परिणाम क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि दिन की अवधि लंबी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी होना शुरू हो जाती है। और मनुष्य की जो सारी क्रियाकलाप है वो सब क्या होगा, वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तन होगी। कर्क रेखा पर जो लॉन्गेस्ट डे होगा वहाँ पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे की जगह पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा और शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। मकर रेखा पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फिर लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा। भूमध्य रेखा पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश सर्किल क्या होगा, प्रकाश वृत्त होता वो भूमध्य रेखा से सेंटर पॉइंट से होकर के जाता, वहाँ पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी। आर्कटिक वृत्त पर क्या होगा, अब चूंकि जो लाइट सर्किल है वो क्या है, अंटार्कटिक वृत्त से यानी वहाँ पर पास कर रही है, यहाँ पर क्या पूरा पूरा अंधेरा होगा, यानी 24 घंटे का क्या होगा, नाइट होगा। अंटार्कटिक वृत्त पर क्या होगा, 24 आवर क्या होगा, डे होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी हम लोग ये देखेंगे विंटर सोलिस्टिक को, और कल की क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।